हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अकाउंटेंसी के 50 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं 786 से। इससे पहले मैंने 1355 क्वेश्चन में से 785 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज मैं आगे के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन, यानी अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को किस पक्ष में दिखाया जाता है। सही जवाब होगा, जिस पक्ष में दिखाया जाता है अंश निर्गमन प्राप्त प्रीमियम को, वो है लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है अंश निर्गमन पर प्राप्त जो प्रीमियम होता है उसको। ऑप्शन डी, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति होती है, इसलिए इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। क्या शीर्षक होता है? संचय एवं आधिक्य। इससे पहले 13 सेशन हुए हैं अकाउंटिंग के, और बहुत ही कम समय में एक अकाउंटिंग का बहुत अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपकी तैयार हो जाएगी बहुत कम समय में। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, इस तरीके से सारे वीडियोस हैं। रिवीजन ज़रूर से करिएगा एग्ज़ाम से पहले, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? सही जवाब होगा शेयर वारंट, अंश अधिपत्र। अंश अधिपत्र द्वारा अंश प्राप्त सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय हो जाता है। यदि अंतर नियम में विपरीत व्यवस्था नहीं है तो कोई भी अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी में जमा करके अंश अधिपत्र प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएम्प्टिव राइट इज। प्रीएम्प्टिव राइट इज यानी प्रथमाधिकार है। प्रथमाधिकार क्या है? प्रथमाधिकार है समता अंशधारियों का नवनिर्गमित अंशों को पाने का अधिकार। ये प्रथमा अधिकार होता है, यानी प्रीएम्प्टिव राइट। क्या है? अ राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टू गेट न्यूली इशूड शेयर्स। ऑप्शन ए। प्रथमाधिकार समता अधिकारियों का नवनिर्मित अंशों को पाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जिनके लाभ का अनुपात 4, 3 और 2 के रेशियो में है। तो द को साझेदार बनाने के बाद उनके त्याग का अनुपात क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करनी है। कि त्याग का अनुपात वैसे ही बहुत ज़्यादा इजी है। त्याग का जो अनुपात होगा वो भी उसी रेशियो में बनेगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन बी होगा 4:3:2। इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आप सभी को मालूम होगा इस बारे में कि ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है जिनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है। बी को यानी द को साझेदार बनाने के बाद उनके त्याग का अनुपात जो होगा वो भी यही होगा, 4:3:2 होगा। त्याग अनुपात की गणना के लिए पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटा देते हैं, यानी त्याग अनुपात इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी विशेस टू इशू 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each repayable after 10 years, for which the company will have to incur the following expenses। एक कंपनी 100 रुपये वाले 1000 7% ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहती है जो कि 10 वर्ष बाद विमोचनीय है। इसके लिए कंपनी को निम्नलिखित व्यय करने पड़ेंगे। तो जो व्यय करने पड़ेंगे वो है अंडरराइटिंग कमीशन 1.5% यानी अभिगोपन कमीशन, ब्रोकरेज यानी दलाली 0.5%, प्रिंटिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹1000 यानी छपाई और विविध व्यय 1000 रुपये है। तो बतानी है आपको कि पूंजी की वार्षिक लागत क्या होगी, यानी द एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी। इसको पॉज करिए और इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आंसर आपका आएगा। तो चलिए आपको सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं। तो जो दिया हुआ है डेटाज, उस दशा में पूंजी की लागत 7.3% वार्षिक दर से होगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है, कहाँ पे होता है? आंसर होगा कंपनी के यहाँ पे होता है। जब किसी कंपनी का अंशधारक अपने अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा रखे गए सदस्य रजिस्टर में नए धारक को पंजीकृत करके पुराने अंशधारक का नाम हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट, एक निजी कंपनी नहीं करती है, क्या नहीं करती है एक निजी कंपनी? पब्लिकली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स, यानी अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण नहीं करती है। निजी कंपनी अपने अंशों को सार्वजनिक बाजार में बेचने का आग्रह नहीं कर सकती है, ऐसा कंपनी विधान की धारा 3 में वर्णित है। नेक्स्ट, शेयर्स वारंट्स टू बियरर्स कैन बी इशूड अगेंस्ट, शेयर वारंट धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं, किसमें किए जा सकते हैं? सही जवाब होगा फुली पेड अप शेयर्स और पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदलने में। शेयर वारंट धारक को सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त के बदले में शेयर मिल सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी ही अपने शेयर बेच सकती है। विच टाइप ऑफ शेयर्स में हैव डिवाइडेंस इन एरियर्स, निम्न में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? सही जवाब होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी संचयी पूर्वाधिकार अंश जो है इस तरीके का लाभांश बकाया रह सकता है। संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी उन वर्षों के लिए जिन वर्ष पर्याप्त लाभ नहीं हुआ था उसका लाभांश उन वर्षों में वसूलने का अधिकार रखते हैं जिस वर्ष पर्याप्त लाभ हो। अगला क्वेश्चन, In case of a company limited by shares, the liability of a member is limited to the extent of, यानी एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, उसके द्वारा किए गए अंशों की अदत्त रकम तक लिमिट होता है। एक सीमित कंपनी के अंशधारी से समापन के समय दायित्वों के शोधन के लिए मात्र वही राशि वसूल की जा सकती है जो कि उसके अंशों पर अदत्त हो। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि किसी अंशधारी ने 100 रुपये के अंश पर 80 रुपये याचना का भुगतान किया है तो उससे 20 रुपये ही कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है। तो ये उसका लिमिटेशन होगा। ABC लिमिटेड ने 20 अंश प्रत्येक 10 रुपये का, जिन पर 6 रुपये प्रति अंश चुकता था, का अपहरण कर लिया। यदि इनमें से 8 अंश हरि को 5.5 रुपये प्रति अंश चुकता करने पर पूर्ण प्रदत्त के रूप में पुनर्निर्गमित कर दिए गए हो तो अंश अपहरण खाते के क्रेडिट में राशि कितनी होगी? ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स, पॉज करिए, सॉल्व करिए। 20 shares of ₹10 each on which ₹6 per shares were paid. If out of these shares 8 shares were reissued to Hari as fully paid up on payment of ₹5.50 per shares, the amount that will stand to the credit of share forfeited account will be. क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, तो इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा 72 रुपीज़, ऑप्शन बी 72 रुपीज़ इज द राइट आंसर। 72 कैसे आया? 20 अंशों पर कुल हरण की राशि कितनी दी हुई थी? 20 इंटू 6, 26/120। इनमें से 8 अंशों को पुनः निर्गमित कर दिया गया तो बेचे गए 12 अंशों पर हरण की राशि होगी 120 इंटू 12/20। सॉल्व करेंगे इसको आप तो ये 72 आएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है? आंसर होगा इशू ऑफ न्यू शेयर्स, नए अंशों का निर्गमन। ये है कोषों का स्रोत, नए अंशों का निर्गमन। नए अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन इत्यादि से प्राप्त राशि को कोषों का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू अ बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन, यानी चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को
लागू करने का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है इसको लागू करने का? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का न्यून मूल्यन। अनुदारवादी प्रथा या फिर रूढ़िवादिता परंपरा, ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार लाभों की अपेक्षा ना करें लेकिन सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें, जैसे कि हरास की व्यवस्था, बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना, स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 रुपए के मूल्य का शेयर 5 रुपए बट्टे पर निर्गमित, जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी हो, उसको 20 रुपए अंतिम मांग के भुगतान ना करने पर जब्त कर लिया जाए तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। किसमें डेबिट किया जाएगा? तो इसकी जो प्रविष्टि बनेगी अंशों के हरण पर प्रविष्टि, इसका ये फॉर्मेट होगा: इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 100, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट 5, टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 20, टू शेयर फॉरफीचर हो जाएगा अकाउंट 75। सो बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, अंशों को प्रब्याजी पर निर्गमित करने पर प्रब्याजी की राशि का उपयोग किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है प्रब्याजी का उपयोग? आंसर होगा इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस अंशों के निर्गमन से। अंशों को प्रब्याजी पर निर्गमित करने पर प्रब्याजी की राशि को प्रीमियम खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस खाते की राशि का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये उद्देश्य हैं: बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ कंपनी बाई बैक इज रिलेटेड टू, यानी एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध क्या है? आंसर होगा शेयर्स, अंशों से संबंध है इसका। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध अंशों से होता है, यानी कंपनी अपने अंशों की वापसी खरीद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ, यानी बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। आंसर होगा किसमें किए जा सकते हैं? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते के शेष से, शेयर प्रीमियम अकाउंट, अंश प्रीमियम खाता से, कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय से। तो सही जवाब होगा बोनस अंश निर्गमित किए जा सकेंगे ऑल ऑफ द अबव, इन सभी से। बोनस अंशों का निर्गमन लाभ हानि खाता के शेष, सामान्य संचय, अंश प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन संचय खाता और कुछ दशाओं में पूंजी संचय से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफरेबल मियरली बाय डिलीवरी, यानी निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो सकता है? आंसर होगा अ शेयर वारंट, एक अंश वारंट का, एक अंश अधिपत्र यानी शेयर वारंट का स्वामित्व हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोनस इज, बोनस क्या है? आंसर होगा पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, बोनस का भुगतान केवल लाभ से होता है। एक बोनस कंपनी का भुगतान केवल लाभ में से ही करती है, इसका भुगतान वो नगद या फिर अंश किसी भी रूप में कर सकती है। नेक्स्ट, स्वामियों के स्वत्व में कमी होती है, स्वामियों के स्वत्व में कमी होती है, किससे कमी होती है स्वत्व में? सही जवाब होगा बोनस अंशों के निर्गमन से। स्वामियों के स्वत्व में कमी उस समय आती है जब समता अंशों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इस तरह यदि किसी कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन किया जाए तो अंशों की संख्या में वृद्धि के कारण विद्यमान स्वामियों के स्वत्व में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश आवंटन खाता कौन सा खाता है? अंश आवंटन खाता, आंसर होगा व्यक्तिगत खाता है ये। अंश आवंटन खाता यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत व्यक्तियों और संस्था आदि के खाते को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग, इसको पढ़िए। असर्शन एंड रीजन है, कथन है
अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 सेक्शन 78 के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जा सकता है, और इसका तर्क दे रहा है कि अंश प्रीमियम एक पूंजी प्राप्ति है। तो क्या ये दोनों ही सही है, असर्शन और रीज़न? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, दोनों ही सही है, लेकिन जो बी है कारण है वो असर्शन का सही से स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अंश प्रीमियम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 और एक्ट 2013 की धारा, वर्तमान एक्ट 2013 की धारा 52(2) के अनुसार केवल बोनस अंश जारी करने, प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने, शेयर और ऋण पत्रों को जारी करने पर दिए गए कमीशन और प्रीमियम के भुगतान करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरराइटिंग कमीशन इज पेएबल ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित आधार पर देय होता है। किस आधार पर देय होता है? द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन मूल्य पर देय होता है। अभिगोपन कमीशन अंशों के निर्गमन मूल्य या प्रदत्त मूल्य यानी पेड अप वैल्यू पर देय होता है। इस पर जो कमीशन होती है उसकी दर अंशों के निर्गमन मूल्य का 5% तक ही होता है। नेक्स्ट, when shares are issued to promoters for consideration other than cash then, यानी जब प्रवर्तकों को प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर अंश निर्गमित किए जाते हैं तब क्या होता है? आंसर होगा गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, यानी ख्याति खाता डेबिट किया जाता है। जब प्रवर्तकों को प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर अंश निर्गमित किए जाते हैं तब ख्याति खाता को डेबिट और अंश पूंजी खाता को क्रेडिट किया जाता है, यानी ये फॉर्मेट बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सो बीइंग शेयर ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। नेक्स्ट, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? सही जवाब होगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। जब अंशधारी द्वारा अंशों के आवंटन और याचना पर देय राशि को समय से पहले भुगतान कर दिया जाता है तो इसके लिए अग्रिम याचना खाता यानी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल दिया जाता है। चूँकि अग्रिम याचना की राशि कंपनी के लिए दायित्व होती है, इसीलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर अलग से लिखा जाता है। अब एक नोट है, अग्रिम याचना की राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बाद दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंशों के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो अंशों के 2 प्रकार होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंश 3 प्रकार के हैं। अंश जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, यानी क्षमता अंश और पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश। कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, यानी अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग हो सकता है। किसमें हो सकता है? तो ये राइटिंग ऑफ गुडविल यानी ख्याति के अपलेखन में हो सकता है, और इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, पूर्ण दत्त बोनस अंशों के निर्गमन में भी होता है। ए और डी दोनों ही सही है, ए एंड डी। कंपनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 78 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के खंड 2 के अनुसार अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही ख्याति को भी अपलिखित करने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी जाने वाली कटौती को अपलिखित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अपलेखन की विधि किसी भी दशा में ऋण पत्रों के विमोचन से बाद की कटौती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ, यानी बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं। किससे निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं? सही जवाब होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय से। पूंजी शोधन संचय खाते से बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द
कंपनीज एक्ट प्रोविजंस हैज़ बीन मेड फॉर द यूज ऑफ शेयर प्रीमियम, यानी कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है? सही जवाब होगा सेक्शन 78, धारा 78। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के खंड 2 में अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है। अ माइनर, एक अवयस्क। सही जवाब होगा एक अवयस्क वो है जो कि केवल लाभों के विभाजन के लिए साझेदार हो सकता है। कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स। अ माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स, केवल लाभों की विभाजन हेतु साझेदार हो सकता है। एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता है, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट, शेयर वारंट कैन बाय इशूड बाय अ कंपनी व्हेन, यानी एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जब। जवाब होगा आपका शेयर आर फुली पेड, अंश पूर्ण प्रदत्त हो। अंश अधिपत्र का निर्गमन केवल पूर्ण दत्त अंशों के लिए ही किया जाता है। इसे निजी कंपनियां निर्गत नहीं कर सकती हैं। इसका धारक कंपनी का सदस्य नहीं होता है। इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। इस कार्य के लिए कोई भी हस्तांतरण शुल्क नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन, On issue of shares to promoters for consideration other than cash, the account to be debited is, यानी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। किस खाते में डेबिट किया जाता है इसको? सही जवाब होगा गुडविल अकाउंट में, ख्याति खाता में। प्रवर्तकों को अंश निर्गमित करने पर निम्न प्रविष्टि होती है, ये प्रविष्टि होती है गुडविल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सो बीइंग इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, द रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन, अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए बट्टे की दर? अंशों के बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपनी के समामेलन से 1 वर्ष पहले अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है। अधिनियम 1956 की धारा 79 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 1 अप्रैल 2014 से लागू है, 1 अप्रैल 2014 से। तो जवाब होगा 10%। नेक्स्ट, धारा 205 के 2A खंड 2A के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि को संचयों पर हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है? भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205 के खंड 2A के अनुसार यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक हो तो एक कंपनी को कम से कम 10% की राशि को संचयों में हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जाते हैं। किसमें परिवर्तित किए जाते हैं इसको? सही जवाब होगा इक्विटी शेयर में, समता अंश में। ऐसे अंशों के धारकों को ये अधिकार प्राप्त होता है कि प्रविवरण में दी गई शर्तों के अनुसार अपने अंशों को किसी भी प्रकार के साधारण अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। नेक्स्ट, एक लोक समिति कंपनी निर्गमित कर सकती है, यानी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू। किसको निर्गमित कर सकती है? ऋण पत्र को कर सकती है या फिर किस अंश को कर सकती है? सही जवाब होगा रिडीमेबल डिबेंचर्स, शोधनीय ऋण पत्र को निर्गमित कर सकती है एक लोक समिति कंपनी। एक लोक समिति कंपनी शोधनीय ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। शोधनीय ऋण पत्र जिसका भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद शोधनीय ऋण पत्र धारकों को कर देती है और प्रतिवर्ष इस पर निश्चित प्रतिशत से ब्याज भी अदा करती है।
अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है। तो गलत बतानी है तो इसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए, सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेड बाई अ कंपनी, यानी एक कंपनी द्वारा केवल पूर्ण दत्त अधिमान अंशों का ही विमोचन किया जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये तो सही है लेकिन गलत पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ कंपनी शेयर्स प्रीमियम अकाउंट, यानी अधिमान अंशों के विमोचन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था कंपनी के अंश प्रीमियम खाते में से की जा सकती है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ की जा सकती है, लेकिन इसमें गलत पूछा है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो सही है। तीसरा है, पार्टली पेड बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड, अंशतः दत्त बोनस अंशों का निर्गमन पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में से नहीं किया जा सकता है। तो ये भी सही है कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें गलत पूछा है तो ये सही है, इसीलिए इसको गलत हो गया। तो यानी आखिरी जो वाला जो ऑप्शन है ये सही हो सकता है क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। विमोचन योग्य अधिमान अंशों का विमोचन केवल कंपनी के लाभों में से ही किया जा सकता है, ये गलत है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। विमोचन योग्य अधिमान अंशों का विमोचन निम्न में से होता है, कंपनी के लाभों से और अंशों के पुनः निर्गमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक कि स्पष्ट ना लिखा हो एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है, क्या माना जाता है? अनलेस अदरवाइज स्टार्टेड अ प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी। आंसर होगा क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, संचयी, अप्रतिभागी और अपरिवर्तनीय। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार पूर्वाधिकार अंश को जब तक कि स्पष्ट ना लिखा हो सदैव संचयी, अप्रतिभागी और अपरिवर्तनीय माना जाता है। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ, यानी स्वेट समता अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। तो स्वेट समता अंश निर्गमित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? आंसर होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव के द्वारा निर्गमित किए जा सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट समता अंश निर्गमित करने के लिए कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अंशों के निर्गमन पर दी गई जो छूट होती है अंशों के निर्गमन पर, वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आस्थगित आगम व्यय का। अंशों के निर्गमन पर दी गई छूट एक तरह का आस्थगित आगम व्यय होता है। ये आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखलाया जाता है और कुछ सालों के दौरान इसे अपलिखित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट अंटिल रिटर्न ऑफ इज शोन अंडर, यानी निर्गमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता, वो किस में दिखाया जाता है? जब तक कि वो अपलिखित नहीं हो जाता, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और निर्गमित और प्रार्थित पूंजी के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये भी गलत है। मिसलेनियस, आंसर होगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत दिखाया जाता है। निर्गमित अंशों पर कटौती खाता आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत दर्शाते हैं। इसके कुछ भाग कुछ वर्षों के दौरान अपलिखित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम अर्न्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय का, रेवेन्यू रिसिप्ट, आगम प्राप्ति का, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आस्थगित आगम व्यय का। तो आंसर होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम के उदाहरण।
अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के खंड 1 के अनुसार इस राशि से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसमें नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा पेइंग रिम्यूनरेशन टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, यानी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के खंड 2 के अनुसार अंशों के निर्गमन पर प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित में करना चाहिए, इनमें करना चाहिए। कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन पर स्वीकृत बट्टा को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंश निर्गमित करने के लिए और कंपनी के ऋण पत्रों के विमोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट, which of the following is not correct in case of stock of a company? The stock, एक कंपनी की स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है स्टॉक के संबंध में? आंसर होगा स्टॉक के संबंध में कैन बी डायरेक्टली इशूड टू द पब्लिक बाय द कंपनी, सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है। ये इसमें से इस केस के बारे में सही नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है। ये सही नहीं है इस मामले में। स्टॉक पूर्ण प्रदत्त अंशों का समूह होता है, ये कंपनी द्वारा सीधे जनता को निर्गमित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अंशधारी के 500 अंश पूर्ण प्रदत्त हैं तो ये 500 अंशों का एक स्टॉक कंपनी से ले सकता है। इस तरह स्टॉक असमान राशियों के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय अ कंपनी, यानी वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी इनमें से किस प्रतिभूतियों में से कौन सा, ये जो प्रतिभूतियां दी हुई है इनमें से कौन सा निर्गमित कर सकती है वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी? इक्विटी शेयर्स समता अंश, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स विमोचनीय समता अंश, रिडीमेबल डिबेंचर विमोचनीय ऋण पर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विमोचनीय अधिमान अंश और बोनस शेयर्स बोनस अंश। तो किसमें किसको किसको कर सकती है निर्गमित वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी? आंसर होगा, नीचे कोड के जरिए जवाब देनी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, क्योंकि एक से अधिक इसमें आंसर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर और चौथा विमोचनीय अधिमान अंश। वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी इन प्रतिभूतियों को निर्गमित कर सकती है, समता अंश, विमोचनीय अधिमान अंश, विमोचनीय ऋण पत्र। विमोचनीय समता अंश किसी भी प्रकार का अंश नहीं होता है। बोनस अंश कंपनी अपने अंशधारियों को लाभ के अनुसार देता है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अ कंपनी कैन यूज शेयर प्रीमियम फॉर सर्टेन पर्पस। कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नांकित धाराओं में से किसके अंतर्गत एक कंपनी शेयर प्रीमियम को कुछ खास उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकती है? वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा धारा है? आंसर होगा सेक्शन 78, धारा 78। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के खंड 2 के अनुसार शेयर प्रीमियम के शेष को निम्न रूप में प्रयोग करते हैं। बोनस अंशों के रूप में, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों या अंशों को छूट पर निर्गमित करने पर और अधिमान अंशों या ऋण पत्रों का प्रीमियम पर भुगतान करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इट्स, अंशों के अभिगोपन से क्या होता है? अंशों के अभिगोपन से आंसर होगा ईजियर टू कलेक्ट कैपिटल फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए पूंजी एकत्र करना अधिक सरल हो जाता है।
अंशों के अभिगोपन से कंपनी के लिए पूंजी एकत्र करना अधिक सरल हो जाता है। अंशों के अभिगोपन पर कंपनी अभिगोपक को कमीशन प्रदान करती है, जो कि अंशों पर अधिकतम 5% और ऋण पत्रों पर 1/2%। अगला, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूटिलाइज्ड फॉर, यानी प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है। किसके लिए प्रयोग हो सकता है? आंसर होगा प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 खंड 2 के अनुसार अंशों पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है: बोनस अंशों के निर्गमन में, आरंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, अंशों एवं ऋण पत्रों के व्यय और कमीशन चुकाने के लिए, और शोध पूर्वाधिकार या ऋण पत्रों के परिधान पर दी जाने वाली प्रीमियम के अपलेखन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है? जवाब होगा सदस्यों को लाभांश देने के लिए नहीं किया जा सकता है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग। अंशों या फिर ऋण पत्रों की प्रीमियम पर निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस खाते का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है। वो कार्य हैं: सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित यानी रिटर्न ऑफ करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, और विमोचनशील अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर दिए गए कमीशन की व्यवस्था के लिए। तो इससे ये स्पष्ट है कि सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम खाता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है, किस पक्ष में दिखाया जाता है? आंसर होगा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि एक पूंजीगत दायित्व होता है, जिसके कारण इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रयोग लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। टोटल 50+ क्वेश्चन कवर किया हुआ है मैंने इसमें। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।